एवरीवन, वेलकम वेलकम। सबका स्वागत है लेक्चर नंबर 29 के अंदर। और ये लेक्चर नंबर 29 होगा रेडियो एक्टिविटी के बारे में। ठीक है। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम रेडियो एक्टिविटी के जो बेसिक लेवल के फॉर्मूलाज है उसको पहले डिस्कस करेंगे, देखेंगे और उस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। ठीक है। रेडियो एक्टिविटी, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? तो क्या कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है उसमें से अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल बाहर निकलते हैं, राइट। अल्फा पार्टिकल कंटिन्यूसली बाहर निकलेंगे, उसके साथ साथ बीटा पार्टिकल कंटिन्यूसली बाहर निकलेंगे। और जब अल्फा और बीटा दोनों बाहर निकलेंगे तो न्यूक्लियस को एक्साइटेड स्टेट में छोड़ देंगे वो। लेकिन न्यूक्लियस क्या करेगा? स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा और रिलीज करेगा गामा रेज को। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। लेकिन अब ये जो डीके होता है, इसको डीके मतलब जितना अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल निकलता है रेडियो एक्टिव मटेरियल से, उस बाहर निकलने का जो रेट होता है उसका, उसको कहते हैं डीके या फिर डिसइंटीग्रेशन। ओके। तो ये डिसइंटीग्रेशन की अगर मुझे कैलकुलेशन पता है तो मैं उस मटेरियल के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। सो ये रेडियो एक्टिविटी एक मटेरियल को आइडेंटिफाई करने का एक बहुत ही जबरदस्त तरीका है। अब इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए जो फॉर्मुलेशन जरूरी है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस फॉर्मुलेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। आइए, अब सबसे पहले इस पर्टिकुलर लेक्चर में देखिए, रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो रेडियो एक्टिविटी को डिफाइन करते हैं आर से। रेडियो एक्टिविटी का बेसिक फॉर्मूला होता है लेमडा इंटू एन। और इसका मतलब यह है कि रेडियो एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, वेयर लेमडा जो है उसको कहते हैं डीके कांस्टेंट, उसको कहा जाता है डीके कांस्टेंट। और ये डीके कांस्टेंट होता है वो सेकंड इनवर्स के यूनिट में होता है। सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, डे इनवर्स, ईयर इनवर्स, ऐसे उसके यूनिट होते हैं। और ये रेडियो एक्टिविटी को डिफाइन किया जाता है माइनस डी एन अपॉन डी टी से। दिस इज बेसिकली रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। ओके। अगर रेडियो एक्टिविटी को डिफाइन ऐसे किया जाता है तो रेडियो एक्टिविटी का नंबर, ये एन क्या है? एन इज द नंबर ऑफ अनडिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई। यहाँ पे जो एन है दैट इज नंबर ऑफ अनडिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई होता है। ओके। मतलब जो अभी बाकी है, मान लो 100 न्यूक्लियाई थे वहां पे, 100 में से मान लो 40 न्यूक्लियाई बाहर चले गए, तो अभी 60 न्यूक्लियाई वहां पे बाकी है। तो जो बाकी है उसको कहा जाता है एन। तो रेडियो एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, मतलब रेडियो एक्टिविटी जितने न्यूक्लियाई निकल जाते हैं, डिसइंटीग्रेशन जितना हो जाता है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है डिसइंटीग्रेशन जितना नहीं हुआ है। मतलब जितने भी न्यूक्लियाई अपने मटेरियल के अंदर पड़े हुए हैं वो सब न्यूक्लियाई पे क्या होता है? डिपेंड करता है। मतलब रेडियो एक्टिविटी जो चला गया उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, जो बाकी है, जो हमारे पास है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। याद रखना इस पर्टिकुलर चीज को। अब यहां से एक बहुत ही बड़ा फेमस इक्वेशन आता है कि नंबर ऑफ अनडिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई इज इक्वल टू एन जीरो ई रेस टू माइनस लेमडा टी। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये एन जीरो जो होता है वो क्या होता है? तो कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टी इज इक्वल टू जीरो टाइम। मतलब शुरुआत में जब मटेरियल में से रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स बाहर निकलना शुरू नहीं हुआ था, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे एन जीरो इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर मटेरियल। शुरू शुरू में कितना प्रेजेंट है उसको एन जीरो कहते हैं। और अगर कोई पूछे कि शुरू में एन जीरो है तो टी टाइम के बाद कितना न्यूक्लियाई वहां पे प्रेजेंट होगा, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन के आंसर देने के लिए ये फॉर्मूला है n is equal to n0 e raised to minus lambda t. Okay. Apart from that, radioactivity is directly proportional to number of undisintegrated nuclei, and this is also directly proportional to m. और ये m क्या होता है? m होता है मास, मास ऑफ मटेरियल। ओके। मास ऑफ मटेरियल मतलब
ये अपने जो फॉर्मुलेशन है उस फॉर्मुलेशन में आप कहीं पे भी रेडियो एक्टिविटी का रेशियो या फिर नंबर का रेशियो या मास का रेशियो आप इक्वल ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम ऐसा बोल सकते हैं कि हेंस, क्या बोल सकते हैं, n बाय एन जीरो वो i बाय आई जीरो के बराबर होता है एंड दैट इज इक्वल टू m बाय एम जीरो के बराबर होता है, राइट। तो मतलब अगर हम यहाँ पे n अपॉन इसकी सारे की वैल्यू क्या आएगी, e रेस टू माइनस लेमडा टी आ जाएगी। n बाय एन जीरो, ये i नहीं है सॉरी, r बाय आर जीरो। रेडियो एक्टिविटी को कभी कभी r से कभी कभी i से भी डिनोट किया जाता है। आई एम जस्ट फॉलोइंग द टेक्स्ट बुक नोटेशंस राइट नाउ। टेक्स्ट बुक में उसको r दिया गया है तो आई एम टेकिंग इट r बाय आर जीरो। So n by n0, r by r0, m by m0 is equal to e raised to minus lambda t। ये इक्वेशन से आपको क्या पता चलेगा, कोई पूछेगा कि भाई n0 बाय n क्या होगा, r0 बाय r क्या होगा, m0 बाय m क्या होगा, तो आपको पता चलेगा कि ये e रेस टू लेमडा टी हो जाएगा। एंड यहां से अगर कोई पूछे t कितना होगा तो 1 अपॉन लेमडा लॉग n0 बाय n हो जाएगा, या फिर 1 अपॉन लेमडा लॉग r0 बाय r हो जाएगा, या फिर 1 अपॉन लेमडा, ये लॉग मतलब नेचुरल लॉग, हाँ, m0 बाय m हो जाएगा। तो ये इसका तीसरा रिजल्ट है जो बारी बारी यूटिलाइज करते हैं हम। फिर हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ होता है कौन सी चीज, द टाइम इन विच ये n जो है वो n0 बाई टू हो जाए, या फिर r की वैल्यू r0 बाई टू हो जाए, या फिर m की वैल्यू m0 बाई टू हो जाए। कौन से टाइम में इनिशियल वैल्यू से आधी वैल्यू हो जाती है उस टाइम को कहते हैं हाफ लाइफ। और हाफ लाइफ को डिफाइन किया जाता है 0.693 अपॉन लेमडा से, या फिर कुछ लोग उसको नेचुरल लॉग 2 अपॉन लेमडा भी बोल सकते हैं। ओके, और उसके बाद बारी आती है मीन लाइफ की। मीन लाइफ क्या होता है, तो कि मीन लाइफ जो होता है उसमें ऐसा बोलते हैं द टाइम इन विच ये n जो है वो n0 बाई ई हो जाएगा, r जो है वो r0 बाई ई हो जाएगा, एंड m जो है वो m0 बाई ई हो जाएगा। ओके, ये इतना हो जाएगा। और यहाँ पे मीन लाइफ जो होती है उसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन लेमडा। तो हाफ लाइफ क्या होता है, मीन लाइफ क्या होता है, बेसिक फॉर्मुलेशन क्या होते हैं, उसके बारे में हमको यहाँ पे पता चल चुका है। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो देखिए इसके बाद क्या करते हैं। हमको ये पता चल चुका है कि हाफ लाइफ जो होता है वो 0.693 बाय लेमडा होता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये 0.693 मीन लाइफ के बराबर होता है। और उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, टी मीन लाइफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.693 टी हाफ लाइफ, राइट। दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन आप ले सकते हो, ठीक है। ये दोनों के बीच का रिलेशन दिखाता है, और ये रिलेशन से पता चलता है कि हियर हाफ लाइफ जो होती है ना वो लेस होती है किससे, मीन लाइफ से। हाफ लाइफ मीन लाइफ से छोटी होती है। देखो ये 0.693 जो है दैट इज लेस देन 1, और लेस देन 1 क्वांटिटी जब किसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होती है ना तो वो आंसर क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। अब टी हाफ की वैल्यू हम जानते हैं, देखो टी हाफ की वैल्यू हम जानते हैं 1 अपॉन क्या होता है 0.693 बाय लेमडा होता है, राइट। और टी मिनिमम की वैल्यू जो टी मीन लाइफ होती है उसकी वैल्यू 1 अपॉन लेमडा होती है। अगर मैं यहाँ पे इनवर्स करूं, ठीक है, चलो इसको अभी अभी रहने देते हैं, इसको अभी रहने देते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये एक प्रॉब्लम मैंने रखा हुआ है, उसके अंदर मैं इस पर्टिकुलर चीज को डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी इसको डिस्कस नहीं करना है, चलो। तो ये इतना तो समझ में आ गया आप, टी हाफ और टी मीन लाइफ के बीच का जो रिलेशन होता है वो रिलेशन कैसा होता है। चलिए उसके आगे क्या सीखना है इसमें, तो उसके आगे हमको ये सीखना है कि आफ्टर n half lives,
n हाफ लाइफ के बाद नंबर ऑफ अनडिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई जो होता है वो n0/2 हो जाता है। आफ्टर n हाफ लाइव्स n की वैल्यू n0/2 हो जाती है, और आफ्टर n मीन लाइव्स, ठीक है, आफ्टर n मीन लाइव्स n की वैल्यू हो जाती है n0/e⁻n। ओके, n0/e⁻n। इज दैट परफेक्टली अंडरस्टूड गाइस? ये फॉर्मुलेशन आपके दिमाग में रहना चाहिए। अगर इतना आ गया है तो खत्म। अब लास्ट चीज इस रेडियो एक्टिविटी में जो समझनी होती है वो है, देखो, सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन। ओके, सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन। ये सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन क्या होता है? तो कि कोई भी मान लो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसमें से अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, ठीक है, अल्फा पार्टिकल उसमें से निकल रहे हैं, लेकिन अल्फा पार्टिकल के साथ साथ बीटा पार्टिकल भी निकल रहे हैं, ठीक है, उसमें से बीटा पार्टिकल भी बाहर आ रहे हैं। तो मतलब कभी ऐसा नहीं होता रेडियो एक्टिव मटेरियल में कि पहले अल्फा निकलेगा, फिर अल्फा का निकलना खत्म हो जाएगा, उसके बाद बीटा निकलेगा। ऐसा नहीं होता। अल्फा निकलना शुरू करता है, थोड़ी देर के बाद अल्फा के साथ साथ बीटा पार्टिकल भी निकलते रहते हैं। तो मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ जो न्यूक्लियाई होंगे उस पर्टिकुलर मटेरियल में, उसका जो रेट ऑफ आई कैन से डीके होगा वो चेंज हो जाएगा। पहले सिर्फ अल्फा की वजह से रेट ऑफ डीके मिलता था, अब बीटा निकलना शुरू हुआ है तो रेट ऑफ डीके अल्फा और बीटा दोनों का कंबाइंड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और वो कंबाइंड इफेक्ट क्या होता है? तो इस पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर केस में डीके कांस्टेंट जो होता है लेमड़ा, वो हो जाता है लेमड़ा अल्फा प्लस लेमड़ा बीटा। मतलब अल्फा के निकलने का जो डीके कांस्टेंट है वो, और बीटा के निकलने का जो डीके कांस्टेंट है वो, ये दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे और इफेक्टिव डीके कांस्टेंट को जनरेट करेंगे। एज वी नो कि हाफ लाइफ होती है या मीन लाइफ, ये जो टी लिख रहा हूं ना, दैट इज हाफ लाइफ और मीन लाइफ, जो भी आप लेना चाहते हो, ठीक है, वो दोनों क्या होता है? लेमड़ा के इनवर्स प्रपोर्शन में होता है। और इसलिए यहाँ पे हम 1/t टाउ, 1/टाउ अल्फा, 1/टाउ बीटा लिखेंगे। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा? टाउ का वैल्यू, तो कि टाउ अल्फा टाउ बीटा अपॉन टाउ अल्फा प्लस टाउ बीटा। ओके, टाउ अल्फा प्लस टाउ बीटा। मतलब अगर सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन होता है ऐसी सिचुएशन में, अगर आपको पूछे कि भाई अल्फा की वजह से हाफ लाइफ इतनी है और बीटा की वजह से हाफ लाइफ इतनी है, तो इफेक्टिव हाफ लाइफ उस मटेरियल की क्या होगी? अगर ऐसा पूछते हैं तो यू हैव टू यूटिलाइज द फॉर्मूला विच इज बिलो। ओके, ये फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा। अगर डीके कांस्टेंट निकालना है तो इस फॉर्मूला को निकालो। अगर आपको मीन लाइफ पूछते हैं तो भी आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो नीचे हमने टाउ अल्फा टाउ बीटा वाला जो फॉर्मूला बनाया ना, उसी फॉर्मूला को आपको यूज करना होगा जब भी सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन होता है तब। और उसके सिवा आपको अल्फा बीटा डीके जो होता है, सॉरी, अल्फा बीटा डीके जो होता है, उस अल्फा बीटा डीके के अंदर क्या होता है तो आप सब जानते हो कि एक्स ए जेड होता है, तो उसका कन्वर्जन y a-4 और z-2 में हो जाता है, तो अल्फा पार्टिकल बाहर निकलता है, और अल्फा पार्टिकल के साथ कुछ एनर्जीज भी बाहर निकलती है, राइट। फिर इसको कहते हैं अल्फा डीके। अगर यहां पे y का वैल्यू ऐसा ही रहता है, z का z+1 होता है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया ऐसा समझना है, और इलेक्ट्रॉन के साथ हमेशा एंटी न्यूट्रिनो बाहर निकलता है। फिर ये z का z-1 हो जाएगा, ये पॉजिट्रॉन निकलेगा, और पॉजिट्रॉन के साथ हमेशा क्या निकलता है? न्यूट्रिनो निकलता है। पॉजिट्रॉन के साथ हमेशा न्यूट्रिनो निकलता है। तो ये दोनों जो प्रोसेस है यहाँ पे, वो दोनों प्रोसेस बेसिकली बीटा डीके की प्रोसेस है। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपको अल्फा डीके की प्रोसेस है। और साथ साथ में बीटा डीके का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है प्रोटॉन से न्यूट्रॉन कन्वर्जन। तो देखो, प्रोटॉन से जब न्यूट्रॉन कन्वर्जन होता है तब पॉजिट्रॉन बाहर निकलता है और न्यूट्रिनो बाहर निकलता है। सिमिलरली उल्टा कन्वर्जन होता है
न्यूट्रॉन से प्रोटॉन का। तो न्यूट्रॉन से प्रोटॉन कन्वर्जन होता है, उसमें न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन बनता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और उसके साथ एंटी न्यूट्रिनो बाहर निकलता है। तो ये प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन कन्वर्जन भी एक बीटा डीके होता है और न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन कन्वर्जन भी एक बीटा डीके होता है। तो अल्फा बीटा डीके दोनों आपको समझ में आए। हमने बहुत ही क्विकली इस पर्टिकुलर चीज का रिवीजन किया। आइए सॉल्व करते हैं सारे प्रॉब्लम्स को और ये सारे फॉर्मूला कैसे एग्जैक्टली यूटिलाइज होते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले देखिए, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ एन रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक्स इज सेम एज द मीन लाइफ ऑफ अनदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट वाई। मतलब यहां पे ऐसा दिया गया है हमको कि हाफ लाइफ ऑफ एक्स और वो मीन लाइफ ऑफ वाई सिमिलर है। तो हाफ लाइफ होगी 0.693 लेमडा एक्स और ये 1 अपॉन लेमडा वाई हो जाएगा। और यहां से मुझे क्या मिलेगा, लेमडा वाई इज इक्वल टू, सॉरी लेमडा वाई नहीं, लेमडा एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स इज इक्वल टू 0.693 लेमडा वाई आ जाता है। ठीक है, 0.693 लेमडा वाई आ जाता है। और यहां से हमको क्या पता चलता है, यहां से पता चलता है कि हियर लेमडा एक्स जो है लेस देन क्या होगा, लेमडा वाई होगा। और लेमडा एक्स लेस देन लेमडा वाई होगा तो देयरफॉर रेट ऑफ डीके इन एक्स इज लेस देन वाई। और इसका मतलब है कि y विल डीके फास्टर, y विल डीके फास्टर। और इसलिए यहां पे आ जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी माय आंसर गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यहां पे दिया है हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 238 अंडरगोइंग अल्फा डीके। हाफ लाइफ दे दिया है आपको, हाफ लाइफ दे दिया है एंड दैट इज 4.5 इंटू 10⁻⁹ ईयर्स। ओके, हमारे पास सैंपल का मास पड़ा हुआ है 1 ग्राम। ओके, और दूसरा जो है 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम 238 एंड 92। तो मुझे रेडियो एक्टिविटी निकालनी है। तो देखो यहां पे जब भी आपको कोई मास दे दिया जाए सैंपल का और उस मास को यूज करके जब आपको रेडियो एक्टिविटी निकालनी हो तो एक ही फॉर्मूला यहां पे यूटिलाइज होगा। यू कैन सी दैट कि हियर रेडियो एक्टिविटी जो होगी दैट इज गोइंग टू बी लेमडा इंटू एन। ओके, ये फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे। लेमडा हो जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ मल्टीप्लाइड बाय एन। ये होगा इक्वेशन नंबर 1। अब हम एन को ढूंढेंगे तो बहुत ही सिंपल से मोल कंसेप्ट का यूज करो और एन मिल जाएगा। यहाँ पे 238 ग्राम अगर आप यूरेनियम लेते हो तो उसमें क्या होगा, एक मोल यानी 6.023 इंटू 10⁻23 क्या होगा, न्यूक्लियाई होगा। इसमें इतना न्यूक्लियाई होगा तो 1 ग्राम में कितना होगा। तो इसका यूज करके एन की वैल्यू मिल जाएगी 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 238। दिस मच न्यूक्लियाई विल बी देयर और ये होगा इक्वेशन नंबर 2। एंड देन फॉर फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिलेगा, आर की जो वैल्यू है वो 0.693, टी हाफ ऑलरेडी देके रखा है 4.5 इंटू 10⁻9 और एन की वैल्यू हम ढूंढ चुके हैं 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 238। सो यहां से जो भी आंसर मिले दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, अभी ये जो आंसर मिलेगा ना उस आंसर को आपको लिखना है बैक्वेरल के टर्म्स में। अब बैक्वेरल और डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड का रिलेशन क्या है, 1 बैक्वेरल इज इक्वल टू 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। ठीक है, ये रिलेशन याद रखो अपने आप। मतलब यहाँ पे जो आंसर आएगा डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड मिलेगा which is the same value you can say that बैक्वेरल will be right. So let's proceed ahead guys. नाउ हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कितना है, 20 सेकेंड है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का हाफ लाइफ जो है ना भाई 20 सेकेंड है यहाँ पे। अब देखो, टाइम टेकन फॉर सैंपल टू डीके बाय 7/8 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो 7/8 पार्ट डीके हो जाता है।
तो अनडिकेड पार्ट कितना होगा? अनडिकेड पार्ट जिसको हम n/n0 कहते हैं वो होगा 1/8, क्योंकि 7/8 चला गया। पूरा शुरू कितना था? एक पूरा 100% था, मतलब एक था, एक में से 7/8 चला जाएगा तो 1/8 बचेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी बोल दिया है कि n/n0 इज 1/8। हम जानते हैं n/n0 1/2 होता है, और 2n इज इक्वल टू 8, 2 इज इक्वल टू 8 होने की वजह से n की वैल्यू 3 आएगी। मतलब ऐसा तभी होगा जब 3 हाफ लाइफ चली जाएगी। सो देयरफॉर टाइम टेकन t इज इक्वल टू 3 टाइम्स हाफ लाइफ हो जाएगा। और अभी आप जानते हो हाफ लाइफ कितनी है, 20 सेकेंड है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 60 सेकेंड। ओके, और ऑप्शन सी, मतलब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की जो हाफ लाइफ है 60 सेकेंड के बाद, हाफ लाइफ 20 सेकेंड हो तो 60 सेकेंड के बाद क्या हो जाता है, 7/8 पार्ट डीके हो जाता है, चला जाता है। ठीक है, वो रहता नहीं है, चला जाता है। ओके, इज दैट परफेक्टली अंडरस्टूड? यहाँ पे समझ में आया कैसे करते हैं? चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। अब चलो, रेडॉन हैज 3.8 डेज एज इट्स हाफ लाइफ दे दिया है। फिर पूछा है कि हाउ मच रेडॉन विल बी लेफ्ट आउट ऑफ 15 मिलीग्राम मास आफ्टर 38 डेज। तो एक बात तो बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे टाइम हमको दे दिया है, टाइम इज 38 डेज विच इज 3.8 टाइम्स 10 डेज, और 3.8 जो है वो क्या है, हाफ लाइफ है। तो इसको हम बोलेंगे 10 हाफ लाइफ, मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइफ मुझे मिल चुका है। एंड देयरफॉर आफ्टर n इज इक्वल टू 10 हाफ लाइफ क्या होगा, n इज इक्वल टू n0 अपॉन 2n, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को अपने यूटिलाइज कर सकते हैं मास के टर्म्स में। मैंने बोला था आपको n और m क्या होता है, प्रपोर्शन में होता है, और प्रपोर्शन की वजह से ये m की वैल्यू जो है वो m0 अपॉन 2n हो जाएगी। m0 जो है वो 15 मिलीग्राम है, और ये 2 10 होता है 1024 मिलीग्राम। ये 15 को अप्रोक्सीमेटली 1000 से डिवाइड करो आप, तो 0.015 मिलीग्राम के आसपास आंसर आएगा। एंड ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे बढ़ते हैं। इन अ सैंपल रेडियोएक्टिव मटेरियल व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई विल रिमेन, मतलब कितना बाकी रहेगा, कितना फ्रैक्शन बाकी रहेगा, मतलब मुझे ढूंढना है n/n0। ओके, कब लेकिन? तो के आफ्टर हाफ ऑफ द हाफ लाइफ, आफ्टर हाफ ऑफ द हाफ लाइफ। तो यहां पे क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ क्या होता है, n इज इक्वल टू 1/2 दे के रखा है। और अब हम जानते हैं कि n/n0 इज बेसिकली 1/2n। सो 1/2 हाफ कर दो तो ये बचेगा 1/√2, एंड सी इज गोइंग टू बी द आंसर। पूछा ही है n/n0 क्या होगा, तो n/n0 की वैल्यू आएगी 1/√2। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे बोला है टू रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है ए एंड बी आर टेकन विद देयर डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्बडा ए एंड लैम्बडा बी। इनिशियली दोनों का डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट दे दिया है, दोनों के अंदर इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं वो भी बोल दिया है। ठीक है, और पूछा है कि द टाइम आफ्टर विच देयर अनडिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई विल बी सेम, मतलब कुछ टाइम के बाद क्या होगा, अपना ए न्यूक्लियाई जो है और बी न्यूक्लियाई दोनों के अंदर जो अनडिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई, मतलब बाकी बचे होंगे वो न्यूक्लियाई कोई ना कोई मोमेंट पे सेम हो जाएंगे। तो वो कौन सी मोमेंट पे ये सेम हो जाएंगे, ऐसा पूछा है। तो देखिए यहाँ पे अपने ऐसा बोलते हैं कि लेट आफ्टर टी टाइम remaining nuclei in A and B are same, और उसकी वजह से Na डैश
और एन बी डैश क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब हम जानते हैं एन इज इक्वल टू एन जीरो ई रेस टू माइनस लेमडा टी वाला फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन यहाँ पे एन जीरो की जगह पे एन ए लेना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियली जो है वैल्यू यहाँ पे एन जीरो नहीं दी है, यहाँ पे वो एन ए दिया हुआ है। तो एन ए, उसके बाद ई रेस टू माइनस लेमडा ए टी, और यहाँ पे एन बी ई रेस टू माइनस लेमडा बी टी। तो बस यहां से क्या पता चलेगा, एन ए अपॉन एन बी क्या होगा, तो ये होगा ई रेस टू माइनस लेमडा बी टी अपॉन ई रेस टू माइनस लेमडा ए टी। चलो अभी क्या करेंगे, एन ए अपॉन एन बी इज इक्वल टू ई रेस टू, ये माइनस लेमडा ए टी वाला टर्म अगर ऊपर जाएगा तो लेमडा ए टी प्लस हो जाएगा, और ये लेमडा बी टी, ठीक है। चलो यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं, एन ए अपॉन एन बी इज इक्वल टू ई रेस टू लेमडा ए माइनस लेमडा बी इंटू टी। चलो दोनों साइड अपने क्या करते हैं, नेचुरल लॉग ले लेते हैं। नेचुरल लॉग एन ए अपॉन एन बी इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम नेचुरल लॉग लेंगे तो ये पावर जो है ना वो आगे आ जाएगा, मतलब लेमडा ए माइनस लेमडा बी इंटू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। एंड इसका मतलब टाइम का फॉर्मूला मुझे मिल जाएगा 1 अपॉन लेमडा ए माइनस लेमडा बी नेचुरल लॉग एन ए अपॉन एन बी, ठीक है, एन ए अपॉन एन बी। लेकिन यहाँ पे सारे ऑप्शन में एन बी अपॉन एन ए है भाई, तो अगर मुझे यहाँ पे एन बी अपॉन एन ए करना होगा तो क्या करेंगे, तो थोड़ा सा चेंज करके करते हैं। कैसे चेंज करते हैं देखो जरा ध्यान से, सारे ऑप्शन में एन बी अपॉन एन ए दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, यहां से इसको चेंज कर देते हैं इस टर्म से। देखो इस टर्म से चेंज कर सकते हैं, एन बी अपॉन एन ए क्या होगा, तो ई रेस टू ये लेमडा बी माइनस लेमडा ए टी हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ इनवर्स करेंगे तो क्या एक माइनस ऊपर आ जाएगा, और माइनस अगर मैं अंदर ले जाऊं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लेमडा बी माइनस लेमडा ए इंटू टी हो जाएगा, और यहां से टी का वैल्यू निकालोगे तो 1 अपॉन लेमडा बी माइनस लेमडा ए नेचुरल लॉग एन बी अपॉन एन ए आ जाएगा। एंड दैट इज द फाइनल आंसर गाइस। ओके, तो कौन सा आंसर है देखो, यू कैन सी दैट कि आंसर सी इज द राइट आंसर, राइट। आंसर सी जो है वो सही आंसर है। अभी क्या करेंगे, देखो टू सैंपल्स एक्स एंड वाई कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज, मतलब दोनों के अंदर शुरू शुरू में तो इक्वल अमाउंट में ही रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था। अब क्या, तो कि इफ 1/16 ऑफ द सैंपल एक्स एंड 1/256 ऑफ द सैंपल वाई रिमेन आफ्टर 8 आवर्स, ये 8 घंटे के बाद पहले में कितना बाकी रहता है, 1/16 जितना बाकी रहता है पहले के अंदर। तो पहले एक्स के लिए बात करते हैं, 4x, ये जो फैक्टर है जो बाकी रहता है ना, उस फैक्टर को कहते हैं n/n0, जिसकी वैल्यू है 1/16, और n/n0 की वैल्यू होती है 2n, और यहां से n की वैल्यू 4 मिल जाएगी, राइट। मतलब क्या हुआ कि 4 हाफ लाइफ के बाद 1/16 बाकी रहता है। कितनी हाफ लाइफ के बाद भाई, 4 हाफ लाइफ के बाद 1/16 बाकी रहता है। एंड इसलिए बोल सकते हैं कि देयरफॉर 4 हाफ लाइफ्स इज इक्वल टू 8 आवर्स, क्योंकि यहां पे बोला है कि 8 घंटे के बाद इतना होता है, तो 4 हाफ लाइफ 8 घंटे में हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि यहां पे एक हाफ लाइफ जो होगी, एक्स की हाफ लाइफ कितनी आएगी, 2 आवर्स आ जाएगी। चलो ये एक्स के लिए हुआ। अभी इसी तरह से क्या करेंगे, वाई के लिए करते हैं, 4y, हम n/n0 इज 1/256 है, विच इज 2n। अब जानते हो 2(8) 256 होता है, तो मतलब ये n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। मतलब 8 हाफ लाइफ जो होगी ना, दैट इज इक्वल टू 8 आवर्स। तो इसका मतलब है कि 1 हाफ लाइफ इज इक्वल टू 1 आवर हो जाएगा, 1 हाफ लाइफ इज इक्वल टू 1 आवर हो जाएगा, और इसलिए y के लिए हाफ लाइफ जो मिलेगा वो 1 आवर आएगा। और यहाँ पे पूछा क्या है, देयरफॉर x की हाफ लाइफ और y की हाफ लाइफ का रेशियो जो आएगा वो होगा 2:1, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप कि समझ में आ रहा है, राइट।
ये फॉर्मूला देखो, आप बारी बारी रिपीट करोगे तो अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगे। चलो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट। अ 280 डे ओल्ड, 280 दिन ओल्ड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के एक्टिविटी कितनी है, 6000 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ये जो डीपीएस है दैट इज डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड है। कितना कितने टाइम के बाद, तो 280 दिन के बाद। अभी यहाँ पे देखा है, उसके बाद 140 दिन के अंदर 280 खत्म हो गए, उसके बाद 140 दिन के अंदर क्या हो जाता है, एक्टिविटी 3000 हो जाती है। मतलब हमको ये पता चला यहाँ पे कि इन 140 डेज एक्टिविटी जो है वो 6000 डीपीएस से 3000 डीपीएस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, एक्टिविटी इतनी हो जाएगी, 6000 डीपीएस से 3000 डीपीएस हो जाएगी। इसका मतलब है कि यहाँ पे हाफ लाइफ जो है ना वो 140 डेज है। तो इसका मतलब क्या हुआ ना, 280 डेज जो दिया है हमको क्वेश्चन में, वो क्या होना चाहिए, 2 हाफ लाइफ होना चाहिए। ठीक है, 2 हाफ लाइफ होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि n/n0 1/2 वाला फॉर्मूला अगर मैं यूज करूं तो देखो, अभी व्हाट इज द इनिशियल एक्टिविटी हमको यहाँ पे ढूंढनी है। तो देखो 280 दिन के बाद 2 हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ के बाद एक कितना हो गया था, 6000 हो गया था ना, तो ये इसको कहते हैं 6000। इनिशियली कितना है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन हाफ लाइफ कितनी है, 2, तो n की वैल्यू 2 रख देते हैं। तो यहां से पता चल जाएगा n0 इज इक्वल टू 6000 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और n0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24000 आ जाएगी, 24000 न्यूक्लियाई। अब यहाँ पे ये तो मैंने कैलकुलेट किया, कैलकुलेशन किए बिना भी पता चल जाएगा। सोचो ना, 140 दिन में आधा होता है, ठीक है, तो 2 बार आधा होने के बाद 6000 बचा है, 2 बार आधा होने के बाद 6000 बचा है। तो इनिशियली 24 होगा, तो उसका एक बार आधा होगा तो 12000, और दूसरी बार आधा होगा तो 6000। मतलब 2 हाफ लाइफ के बाद 24000 इनिशियली हो तभी जाके क्या हो पाएगा, 6000 बचेगा। तो इनिशियली क्या होना चाहिए, 24000 होना चाहिए। अब डीके कांस्टेंट फॉर गिवन रेडियो एक्टिव सैंपल दिया है, देखो रेडियो एक्टिव सैंपल का डीके कांस्टेंट है यहाँ पे, हियर लेमड़ा जो है वो 0.3465 डे इनवर्स है। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ दिस सैंपल विल डीके इन 4 डेज, 4 दिन में इसमें कितना डीके होगा। लेकिन उसको जानने से पहले हाफ लाइफ निकालते हैं। उसकी हाफ लाइफ क्या होगी, हाफ लाइफ होती है 0.693 अपॉन लेमड़ा। तो देखो 0.693 और ये 0.3465 डे, ये 2 डेज आ जाएगा, क्योंकि ये 0.3465 का डबल करोगे ना तो 0.693 आ जाता है। तो यहां से पता चला कि 2 दिन होती है हाफ लाइफ। तो यहाँ पे कितना परसेंटेज डीके हो गया है 4 दिन के बाद, तो सीधी सी बात है, देखो 0 हाफ लाइफ पे 100% था, एक हाफ लाइफ के बाद कितना हो जाएगा वो 50, तो डीके कितना हुआ 50 हो गया। 2 हाफ लाइफ के बाद कितना हो जाएगा 25, तो मतलब और 25% क्या हो गया, डीके हो गया। तो 2 हाफ लाइफ के बाद 75% डीके हो जाता है। ठीक है, 2 हाफ लाइफ के बाद 75% डीके हो जाता है। और 4 दिन है ना यहाँ पे, वो 4 दिन और कुछ नहीं है, 2 हाफ लाइफ ही है, क्योंकि एक हाफ लाइफ कितने दिन की है, 2 दिन की। तो 4 दिन मतलब 2 हाफ लाइफ, और हमने देखा कि 2 हाफ लाइफ में 75% डीके हो जाता है। तो अपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो आंसर आएगा वो आंसर होगा 75। ठीक है, चलो, कार्बन डेटिंग इज बेस्ट suited when for determination of the age of fossils if their age in years in order of, ये एक डेटा याद रखना है, दिस डेटा इज 10⁻⁴। ठीक है, इज जस्ट डेटा, एक्चुअली कुछ ऐसे डेटा होते हैं जो हमको याद रहने चाहिए। ठीक है, वो कभी कभी हेल्प करते हैं हमको, तो इसकी वजह से मैंने ये क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किया था। चलो यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, the half life of radioactive radon is 3.8 days। हाफ लाइफ है ना 3.8 डेज दिया हुआ है।
ओके, द टाइम एट द एंड ऑफ विच 1/20th ऑफ द रेडॉन सैंपल विल अनडिकेड, मतलब यहाँ पे बोल दिया है अनडिकेड पार्ट कितना है, n/n0, जिसको अपने 1/2 बोलते हैं, वो है 1/20। तो यहां से इतना तो पता चल गया कि 2n20 हो जाएगा। 2n20 हो जाएगा तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि n log 2 इज इक्वल टू log 20 हो जाएगा। n log 2 इज इक्वल टू n log 20 हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना, n log 20 अपॉन log 2 हो जाएगा। log 20 क्या होता है, तो कि log 10 प्लस log 2 होगा। log a प्लस log b क्या होता है, log a b होता है। तो यहाँ पे 20 को 10 और 2 के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखो, 10 × 2, तो log 10 एंड log 2 दोनों का एडिशन करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा, log 2 हो जाएगा। तो देखो log 10 जो है, log 10 होगा 1 प्लस लॉग, अच्छा इसको एक स्टेप और करते हैं, देखो भाई ये समझ में आया ना, log 10 प्लस log 2 इज इक्वल टू log 20। चलो एक स्टेप करता हूं वहां पे भी, देखो log 20 जो होता है वो log 10 × 2 होता है, और log a × b क्या होगा, log a प्लस log b होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो या इसका मतलब ये हो गया कि ये log 10 अपॉन log 2 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि log 2/log 2 1 हो जाता है। तो ये हो जाएगा, log 10 होता है 1 और log 2 कितना होगा 0.3, तो ये हो जाएगा बेसिकली 4.33। ठीक है, 1/0.3 क्या होगा, दैट इज बेसिकली 10/3, 10/3 यानी 3.33 प्लस 1 करोगे तो 4.33, मतलब इतना पता चला कि 4.33 जितनी हाफ लाइफ के बाद ये जो है अनडिकेड पार्ट 1/20 होगा। ठीक है, तो देयरफॉर टाइम कितना होगा, तो कि n मल्टीप्लाइड बाय हाफ लाइफ, कितनी 4.33 हाफ लाइफ के बाद, यानी 4.33 हाफ लाइफ, यानी हाफ लाइफ अपनी 3.8 है, उसको अगर आप 4.33 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 16.5 डेज। ठीक है, देखो मैंने रट्टा नहीं मारा हुआ है, इसका अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू 4 है, देखो 3.8 यानी अप्रोक्सीमेटली 4 होता है, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आसपास 16 के आसपास अपना आंसर होना चाहिए, और उसको लेके मैंने यहाँ पे ये 16.5 डेज फाइनलाइज किया, राइट। तो ये होगा 16.5 डेज गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक्स विथ हाफ लाइफ 2 आवर्स decays giving a stable element y after time t। okay, तो द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई एटम इज 1/15। तो टी कितना होगा, मतलब यहां पे ऐसा पूछा है कि आफ्टर टाइम टी ये एक्स का और वाई का जो रेशियो है ना वो 1/15 हो, देन टी क्या होगा। ओके ऐसा पूछा है, तो देखो मैं यहां से ऐसा लिख सकता हूं, nx अपॉन nx प्लस ny इज 1/1 प्लस 15 विच इज 1/16। ठीक है, अब nx अपॉन nx प्लस ny क्या होता है, तो कि वो n0 होगा, क्योंकि शुरू शुरू में सिर्फ x होता है, या कोई भी मोमेंट पे देखो x एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसका कन्वर्जन y में होता है। ठीक है, तो पहले मान लो 100% x था, अब 100 में से मान लो 50% कन्वर्जन y में हो गया, तो 50% x बचा, 50% y बचा, तो कोई भी मोमेंट पे 50 + 50 करने से क्या मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा, और वो 100% मतलब इनिशियल अमाउंट, इसलिए मैंने nx प्लस ny की जगह पे क्या कर दिया, यहाँ पे इनिशियल अमाउंट लिख दिया है। तो ये 1/60 और ये 2n हो जाएगा, और यहां से मुझे पता चल जाएगा कि ऐसा तभी होगा जब हाफ लाइफ कितनी हो जाएगी भाई, 4 हाफ लाइफ हो जाएगी। सो आफ्टर 4 हाफ लाइफ इट विल हैपन, सो देयरफॉर टाइम कितना होगा, तो कि 4 हाफ लाइफ जितना टाइम होगा। ओके, और 4 हाफ लाइफ कितनी होती है, एक हाफ लाइफ 2 घंटे की है, तो 4 हाफ लाइफ होगी 8 आवर्स। तो अपना आंसर आएगा सी, 8 घंटा होगा। ठीक है,
समझ में आया? देखो यहाँ पे ये समझना था nx अपॉन nx प्लस ny जो अपने कंपोनेंटो किया डिनोमिनेटर में, वो चीज यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ओके चलो, सैंपल of radioactive element has a mass of 10 ग्राम at an instance t is equal to 0। शुरू शुरू में उस सैंपल के अंदर 10 ग्राम मास है, मतलब यहाँ पे m0 की वैल्यू दी हुई है 10 ग्राम। approximate mass of this element of the sample after 2 mean lives। तो देखो आफ्टर 2 mean lives n कितना होगा, सॉरी n नहीं, मास कितना होगा ना, वो पूछा है। आफ्टर 2 mean lives m की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज द क्वेश्चन। ओके चलो, अब क्या करते हैं, हमको ये पता है कि एक मीन लाइफ के बाद क्या हो जाता है, सैंपल 1 अपॉन ई टाइम्स हो जाता है, 1 अपॉन ई टाइम्स हो जाता है आफ्टर। सो देयरफॉर आफ्टर 2 मीन लाइव्स, ये m बाय m0 जो होता है ना, 1 अपॉन ई रेस टू 2 हो जाएगा। और इसके ऊपर से हमको ये पता चलेगा कि m की वैल्यू m0 अपॉन ई स्क्वायर हो जाएगी। m0 10 ग्राम है, e का वैल्यू है 2.718 का स्क्वायर। ओके, और अब आप यहां पे चेक करके देखो क्या आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 10 ग्राम है ना, देखो 2.7 यानी 3 का आसपास होगा, मतलब 9 10 बाई 9 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 1.35 ग्राम ही आएगा। देखो 1 पॉइंट समथिंग वाला आंसर यहाँ पे एक ही है इसलिए। ठीक है, सो ये m इज इक्वल टू m0 ई स्क्वायर, समझ में आया? देखो हाफ लाइफ के बाद क्या होता है, 1 अपॉन 2 रेस टू n आता है, लेकिन अगर मीन लाइफ है तो 1 अपॉन ई रेस टू n आएगा। बस इतना ही यहाँ पे सीखना है, इससे ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है गाइस। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का पहले ये बोलो। चलो फिर यहाँ पे द वेरिएशन ऑफ डीके रेट ऑफ टू रेडियो एक्टिव सैंपल ए एंड बी विथ टाइम दिया हुआ है। तो यहाँ पे पूछा क्या है, तो किसका डीके कांस्टेंट ज्यादा होगा और किसका डीके कांस्टेंट कम होगा, ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन देख के मुझे ऐसा लग रहा है। देखो तो ऑब्वियसली ग्राफ से पता चलेगा कि ग्राफ से दिख ही रहा है, फॉर ए डीके कांस्टेंट is more than b। ठीक है, मतलब यहाँ पे लेमड़ा ए इज ग्रेटर देन लेमड़ा बी है, लेकिन लेमड़ा ए ग्रेटर देन लेमड़ा बी होने का मतलब ये नहीं है कि ये डी के कांस्टेंट ज्यादा है, मतलब रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो है वो फास्ट होगा। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ऑलवेज ऐसा होगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है। आप देखो इस ग्राफ में, देखो ये ग्राफ में क्या हो रहा है, डी के कांस्टेंट ए का ज्यादा है बी का कम है, लेकिन फिर भी वो दोनों क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट तो करते हैं। मतलब कोई एक मोमेंट ऐसी आई कि जिस मोमेंट पे ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अगर इक्वल हुए उसका मतलब क्या है कि किसी का डीके रेट क्या होगा, बढ़ गया होगा, और किसी का डीके रेट क्या हो गया, कम हो गया होगा। उसकी वजह से क्या हो गया, इंटरसेक्शन मिला। अगर मान लो हमेशा ए का डीके रेट ज्यादा होता और बी का डीके रेट हमेशा कम होता, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ये ए हमेशा क्या करता, बी से आगे ही रहता, दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इसका मतलब है कि डी के कांस्टेंट ए का बड़ा है बी से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा हमेशा के लिए ए का डिसइंटीग्रेशन बी से फास्ट होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर गाइस। अच्छा, नीचे एक ऑप्शन बी और सी वाला भी है, चलो चेक करते हैं, सी वाला चेक करते हैं। डी के कांस्टेंट ऑफ बी इज स्मॉलर देन ए, तो ये सही है, दिख ही रहा है ना, डी के कांस्टेंट ऑफ बी इज स्मॉलर देन ए, बट स्टिल इट्स डीके रेट बिकम्स इक्वल टू दैट ऑफ ए एटलीस्ट एट लेटर इंस्टेंट। हाँ देखो यहाँ पे जहां पे इंटरसेक्शन हुआ वहां पे क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो ये ऑप्शन बी जो बी के साथ ऑप्शन सी है ना, वो भी सही है। मतलब बी और सी सही है, फिर भी सही आंसर क्या हुआ भाई, डी। कितना जोरदार चीज है, बी भी सही है, डी भी सी भी सही है, लेकिन
फिर भी अपने आंसर लिखना पड़ेगा डी। चलो बी और सी दोनों सही है यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शन की बात है, फ्रैक्शन है यानी बचने वाला पार्ट। तो फ्रैक्शन, अच्छा डीकेड पार्ट, देखो फ्रैक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल डीकेज इनटू वन मीन लाइफ। F1 जितना डीके हो गया कितने टाइम में, मीन लाइफ में, और F2 जितना डीके हुआ हाफ लाइफ में। तो एक बात तो क्लियर है, देखो हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है 0.693 बाय लेमड़ा, और मीन लाइफ का फॉर्मूला होता है 1 बाय लेमड़ा। तो यहां से क्लियरली पता चलता है कि मीन लाइफ जो होती है ना वो बड़ी होती है किससे, हाफ लाइफ से। तो जितना ज्यादा टाइम होगा उतना ज्यादा डीके होगा, तो मतलब मीन लाइफ में ज्यादा डीके होगा और हाफ लाइफ में क्या होगा, कम डीके होगा। तो F1 जो है दैट इज द डीके हैपेंड इन मीन लाइफ, और F2 जो है वो डीके हैपेंड इन हाफ लाइफ। तो F1 ग्रेटर देन F2 होना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो, द एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल इज मेजर्ड एज N0 काउंट पर मिनट। ठीक है, वो मेजर किया गया है N0 काउंट पर मिनट, मतलब एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी इज N0 काउंट्स पर मिनट। और ये कौन से टाइम पे भाई, इनिशियल टाइम पे। अब कितना टाइम, 5 मिनट के बाद, ओके, वो कितनी हो जाती है एक्टिविटी आपकी, N0 बाई ई काउंट्स पर मिनट हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर इन 5 मिनट R बिकम्स R0 बाई ई। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये मीन लाइफ होगी वो 5 मिनट होगी। मीन लाइफ विल बी डेफिनेटली अ 5 मिनट थिंग। तो देखो अभी यहाँ पे हाफ, विच द टाइम एट विच एक्टिविटी रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो कितने टाइम के अंदर उसकी एक्टिविटी आधी हो जाएगी। तो आधी कब होती है, हाफ लाइफ के अंदर होती है ना भाई, हाफ लाइफ के अंदर आधी होती है। तो देखो मैं क्या करता हूं यहाँ पे, टी मीन लाइफ इज बेसिकली 1/λ, वो 5 मिनट है। अब ऊपर नीचे में दोनों साइड क्या करता हूं, नेचुरल लॉग 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। तो यहाँ पे 5 नेचुरल लॉग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग 2 मल्टीप्लाइड बाय लेमड़ा इज हो जाएगा हाफ लाइफ। और ये 5 नेचुरल लॉग 2 होता है log 2 बेस ई मिनट्स, मतलब हाफ लाइफ पूछा था और हाफ लाइफ मुझे मिल गया, ऑप्शन डी। समझ में आया। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि पहले कितना था, N0 था, 5 मिनट के बाद N0 बाई ई हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 1/e टाइम्स हो गया। तो 1/e टाइम्स कितने टाइम के अंदर होता है, तो कि मीन लाइफ के अंदर होता है, और मीन लाइफ के अंदर होता है उसका मतलब ये मीन लाइफ हुई 5 मिनट। फिर पूछा है कि द टाइम एट विच एक्टिविटी रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू। तो शुरू की वैल्यू जो है उससे आधी कितने टाइम के अंदर वो हो जाएगी, उससे आधी कितने टाइम के अंदर हो जाएगी। तो आधी होने के लिए जो टाइम लगता है उसको कहते हैं हाफ लाइफ। तो मतलब मीन लाइफ दिया है और वहां से हाफ लाइफ निकालना है। तो मीन लाइफ से हाफ लाइफ निकालना हो तो सिंपल है, नेचुरल लॉग 2 से मल्टीप्लाई करो, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। During negative beta decay, an antineutrino is emitted along with the emitted electron. Okay. Then देखो बीटा डीके होता है ना, मान लो कि ये A है, ये X और यहाँ पे Z। X का कन्वर्जन हो जाएगा Y में, Z का Z-1 हो जाएगा, बीटा माइनस निकलेगा और उसके साथ एंटी न्यूट्रिनो बाहर निकलेगा। मतलब यहाँ पे ये बीटा डीके प्रोसेस की बात है। इस प्रोसेस में क्या क्या कंजर्व होता है, तो देखो इस प्रोसेस में चार्ज कंजर्व होता है, एनर्जी कंजर्व होती है, मोमेंटम कंजर्व होता है, और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। ये 4 चीजें इसमें कंजर्व होती है। ठीक है, अब इतनी चीजों में से यहाँ पे क्या दिया गया है उसको देखो, और तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अभी देखो अगर न्यूट्रिनो बाहर नहीं निकालते ना, अगर न्यूट्रिनो, सुनना ध्यान से सुनना इसको, अगर न्यूट्रिनो बाहर नहीं निकालते, न्यूट्रिनो या फिर या एंटी न्यूट्रिनो,
तो एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन नहीं होता। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ के अगर मैं पूछूं कि भाई बीटा डीके में से एंटी न्यूट्रिनो या न्यूट्रिनो नहीं निकल रहा है, तो कौन कौन से कंजर्वेशन होंगे और कौन कौन से कंजर्वेशन नहीं होंगे, तो सारे कंजर्वेशन हो जाएंगे अपार्ट फ्रॉम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। इतना याद रखना, ठीक है। ये न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो का एग्जिस्टेंस पाउली ने प्रूव किया था ऑन द बेसिस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी को वो चेक कर रहा था और पता चला कि ये प्रॉपर्टी यहां पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है और इसलिए यहां पे कुछ लोचा हो रहा है। बीटा डीके की प्रोसेस में कुछ लोचा होता था। बीटा डीके की थ्योरी ऐसी बनाई गई थी कि उस थ्योरी के हिसाब से जितने भी बीटा पार्टिकल अपने मटेरियल में से बाहर निकलेंगे वो सारे बीटा पार्टिकल की एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ऐसा थियरी बोलती थी। प्रैक्टिकली जब हम करने गए तब ये पता चला कि सारे बीटा पार्टिकल जो निकलते थे उसकी सारे बीटा पार्टिकल की एनर्जी सेम नहीं हो रही थी। तो क्वेश्चन ये आया कि थियरी और एक्सपेरिमेंट में दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन आया। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन बहुत ही देर तक चला और इस कॉन्ट्राडिक्शन को सेटिस्फाई किया पाउली ने, और पाउली ने हाइपोथाइज किया उस पर्टिकुलर मोमेंट पे कि न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, इसमें से दो पार्टिकल ऐसा आप एज्यूम करो, इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा, पॉजिट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो निकलेगा, तभी जाके क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन होगा और प्रोसेस सही होगी, अदरवाइज ये प्रोसेस सही नहीं होगी। और ऐसा एजम्पशन एक्सेप्ट करने के बाद एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट और थियोरेटिकल रिजल्ट दोनों क्या हो गए, मैच हो गए। तो यहां पे आएगा एंगुलर मोमेंटम के साथ सभी कंजर्वेशन होंगे। एंगुलर मोमेंटम कब नहीं होगा, जब न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो बाहर नहीं निकलता है तब। चलो उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एमिटेड ड्यूरिंग रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेज के डीके में। प्रोटॉन नहीं निकलते कभी, न्यूट्रिनो निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, हीलियम न्यूक्लियाई भी निकलता है। हीलियम न्यूक्लियाई मतलब अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन कभी नहीं निकलता भाई। चलो, रेडियोएक्टिव डीके फ्रॉम एन आइसोटोप ऑफ द ओरिजिनल न्यूक्लियस विद द एमिशन ऑफ पार्टिकल, मतलब क्या करना है, देखो ध्यान से, मेरे पास एक एटम है, उसमें से क्या डीके करूं मैं, तो डीके करने के बाद जो मुझे मिलेगा, जो भी मुझे मिलेगा वो क्या होना चाहिए, ये एक्स का क्या होना चाहिए, आइसोटोप होना चाहिए। चलो एक्स को क्या करते हैं, x1 कर देते हैं, ये a माइनस जेड करते हैं और यहाँ पे z माइनस 2 करते हैं। ऐसा तभी जब होगा जब अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेगा। चलो अल्फा पार्टिकल बाहर निकल गया तो क्या आ गया, z माइनस 2 बाहर आ गया। अगर मुझे यहाँ पे z माइनस 2 का फिर से z करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दो इलेक्ट्रॉन को फिर से निकाल देना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं दो इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, फिर से ये z हो जाएगा। तो मतलब मुझे z का फिर से z करना है तो एक अल्फा पार्टिकल और दो इलेक्ट्रॉन यानी दो बीटा पार्टिकल को निकाल दो, काम बन जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनना है भाई। तो कि बीटा एमिशन फ्रॉम न्यूक्लियस इज ऑलवेज अकम्पनीड विथ न्यूट्रिनो, नहीं, गलत बात है। बीटा माइनस होता है ना भाई, उसके साथ क्या निकलता है, एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, और बीटा प्लस के साथ क्या निकलता है, तो कि न्यूट्रिनो निकलता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एमिटेड फ्रॉम द गिवन न्यूक्लियस इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये सही है। गामा रे एमिशन मेक्स द न्यूक्लियस मोर स्टेबल, ये भी सही है। न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट, ये भी सही है। मतलब पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। इलेक्ट्रॉन एमिटेड इन बीटा रेडिएशंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम, बीटा रेडिएशंस में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन कहां से निकलते हैं भाई, तो कि न्यूक्लियस में से निकलते हैं। तो आप जानते हो न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, तो फिर निकलेंगे कैसे। तो देखो अपने एक प्रोसेस अभी मैंने दिखाई थी आपको अभी, अगर आपको याद है तो, कि न्यूट्रॉन का कन्वर्जन प्रोटॉन में हो तो क्या रिलीज होगा, इलेक्ट्रॉन और उसके साथ एंटी न्यूट्रिनो। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन मिला कि नहीं मिला न्यूक्लियस के अंदर, तो मतलब अपना जो न्यूक्लियस होता है ना, उस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन का कन्वर्जन प्रोटॉन में और प्रोटॉन का कन्वर्जन न्यूट्रॉन में कांस्टेंट चलता है, कांस्टेंट चलता है। और इसलिए चलता है, दोनों इसलिए चलते हैं क्योंकि दोनों के नंबर क्या होने चाहिए, कंजर्व रहने चाहिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का नंबर जो है वो क्या बदलना नहीं चाहिए न्यूक्लियस के अंदर। इसलिए अगर न्यूट्रॉन का कन्वर्जन प्रोटॉन में हो जाता है तो प्रोटॉन बड़े बड़े बढ़ जाएंगे और न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए फिर क्या करेगा, प्रोटॉन भी क्या कर देगा, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती है और
पॉजिट्रॉन निकलेगा एक प्रोसेस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में कन्वर्जन होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में कन्वर्जन होगा तो पॉजिट्रॉन बाहर निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन आता कहां पे है भाई? तो इलेक्ट्रॉन आता है डीके ऑफ न्यूट्रॉन, इसको कहते हैं डीके ऑफ न्यूट्रॉन। इसको कंप्लीट करना है। चलिए, ये है हीलियम 6, फिर लिथियम 6, थोड़ा सा उल्टा सुल्टा कर देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकलेगा? ये क्या है? पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन के साथ हमेशा न्यूट्रिनो निकलता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो, अब न्यूक्लियस UX1 हैज अ हाफ लाइफ 24.1 डेज, मतलब यहां पे मुझे हाफ लाइफ मिल चुकी है। हाउ लॉन्ग अ सैंपल ऑफ UX1 विल टेक टू चेंज टू 90% ऑफ द, मतलब देखो यहां पे चेंज जो हुआ है वो 90% हुआ है। चेंज मतलब डीके, तो मतलब क्या होगा? देयरफॉर अनडीकेड कितना होगा? अनडीकेड होगा 10%। और इसका मतलब है कि n/n0 जो होगा ना, दैट इज 10%। इसका मतलब ये है कि n/n0 जो है वो 10/100 हुआ, और हम इसको क्या कहते हैं? 1/2n कहते हैं। तो देखो यहां पे क्या मिलेगा मुझे? 10/100 यानी 1/10, 2n। तो 2n क्या हो गया? 10 हो गया। चलो दोनों साइड अपने क्या लेते हैं? सिंपल लॉग लेते हैं। तो यहाँ पे n log 2 आएगा और यहाँ पे log क्या आएगा? 10 आ जाएगा। और उसके ऊपर से n की वैल्यू क्या मिलेगी? log 10 अपॉन log 2 हो जाएगा। log 10 जो है बेसिकली, ओके, वो होता है 1 और log 2 होता है 0.3। तो इसके हिसाब से ये 3.33 आ जाएगा n का वैल्यू। मतलब क्या होगा कि देयरफॉर 90% डीके will happen after 3.33 हाफ लाइफ्स, ठीक है, 3.33 हाफ लाइफ्स। तो यहाँ पे टाइम क्या मिलेगा? तो टाइम यही मिलेगा कि 3.33 हाफ लाइफ्स कितनी होती है। तो ये 3.33 हाफ लाइफ की वैल्यू है 24.1। तो 24 थ्रीजा, तो दिस इज नियरली 75-80 के आसपास आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखो 80 आंसर है, तो मैं बिना कैलकुलेशन किए इसको 80 लिख देता हूं। तो ये हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? चलो उसके बाद यहां पे देखो ए डिकेज इनटू सी बाय 2 प्रोसेस। तो देखो मैं प्रोसेस ऐसे लिखता हूं, ए है, उसका एटॉमिक मास ए और उसका एटॉमिक नंबर है Z, उसमें से बी का कन्वर्जन हुआ और क्या निकला? हीलियम का न्यूक्लियस बाहर निकल गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? A-4 हो जाएगा और यहाँ पे Z-2 हो जाएगा। फिर क्या हुआ? इस बी का डीके होता है सी में, बी का डीके हुआ सी के अंदर, और यहाँ सी के डीके होने के साथ साथ 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। ओके, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कब निकलेंगे? देखो यहाँ पे जब ये Z हो जाएगा और ये तो A-4 होगा, तभी जाके 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो देखो Z-2 का Z क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए इसलिए। ठीक है, तो अल्टीमेटली इस प्रोसेस में फाइनली जो C मिला उसका एटॉमिक नंबर देखो Z आया, A का भी एटॉमिक नंबर क्या है? Z है। तो ये A और C क्या हो गए? आइसोटोप हो गए। A एंड C इज गोइंग टू बी एन आइसोटोप। और अभी हमने थोड़ी देर पहले भी सीखा था, याद करो कि ये पहली प्रोसेस जो है ना उसमें एक अल्फा पार्टिकल निकला और दूसरी प्रोसेस में क्या हुए? 2 बीटा माइनस निकले कि नहीं निकले? अभी हमने कुछ देर पहले एक ऐसा एमसीक्यू किया था, ठीक है, कि जिसमें एक अल्फा पार्टिकल और 2 बीटा माइनस पार्टिकल निकलने से क्या प्रोड्यूस होता है? आइसोटोप प्रोड्यूस होता है, वो हमने देखा था। चलो, अब इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे कि यहाँ पे ये है, देखो ये बेसिकली हाइड्रोजन प्रोटोन है, 4 प्रोटोन मिलके यहाँ पे हीलियम बनाते हैं ना, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं क्योंकि हीलियम का +2 हो चुका है, हीलियम आयोनाइज्ड हो चुका है और साथ साथ में इतना एनर्जी रिलीज होता है। तो ये कौन सी प्रोसेस हुई? तो देखो 4 हाइड्रोजन यहाँ पे कंबाइन किए गए। तो
कंबाइन करना मतलब क्या, फ्यूज करना, इसलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है फ्यूजन भाई, इस प्रोसेस को बोला जाता है फ्यूजन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये। चलो अभी क्या है, अभी ये है कि हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 5 मिनट। ध्यान से सुनिएगा, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट कितनी है, 5 मिनट है। तो यहां पे दिया गया है कि हाफ लाइफ इज इक्वल टू 5 मिनट। तो एट द एंड ऑफ 20 मिनट्स कितना परसेंटेज बाकी होगा, रिमेन अनडिसइंटीग्रेटेड, मतलब बाकी कितना होगा, कितने हाफ लाइफ, कितने टाइम के बाद, 20 मिनट्स के बाद। तो यहाँ पे जो टाइम दिया है 20 मिनट्स, वो 20 मिनट्स क्या होता है, 4 हाफ लाइफ होगा, क्योंकि ये बेसिकली 1 लाख हाफ लाइफ 5 मिनट का होता है, 1 लाख एक हाफ लाइफ 5 मिनट का, 10 मिनट मतलब 2 हाफ लाइफ, 15 मिनट मतलब 3 हाफ लाइफ, तो 20 मिनट कितना हुआ, 4 हाफ लाइफ हुआ। तो यार t इज इक्वल टू 20 मिनट इज इक्वल टू 4 हाफ लाइफ। तो देखो शुरू में क्या होता है 100%, एक हाफ लाइफ के बाद कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। फिर दूसरी हाफ लाइफ के बाद कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। फिर तीसरी हाफ लाइफ के बाद कितना हो जाएगा, 12.5% हो जाएगा। और चौथी हाफ लाइफ के बाद कितना हो जाएगा, तो 6.25% हो जाएगा, इसलिए आंसर आएगा डी। 4 हाफ लाइफ के बाद वो 6.25% बाकी रहेगा। चलो अब यहां पे देखो, इफ हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऑफ अल्फा एंड बीटा डीके, देखो दोनों डीके हो रहे हैं, ये दोनों डीके होते हैं, मतलब ये सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन है भाई। तो यहाँ पे सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन के अंदर हमको अल्फा के लिए जो टाइम दिया गया है वो 4 इयर्स है, मतलब हाफ लाइफ 4 साल के बाद अल्फा की वजह से आधा हो जाएगा। और बीटा के लिए जो दिया है टाइम वो है 12 इयर्स, 12 इयर्स। तो टोटल 12 साल के बाद, ओके, व्हाट परसेंटेज वुड इट्स टोटल एक्टिविटी बी ऑफ इट्स इनिशियल एक्टिविटी, मतलब आपको कितना परसेंट एक्टिविटी बाकी रहेगी इनिशियल एक्टिविटी के कंपेयर में, वो हमको फाइंड करना है। तो पहले देखो यहाँ पे मैंने आपको सीखा था, बताया था कि इन सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन, इन सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन नेट टाइम जो होता है, नेट हाफ लाइफ होती है ना, वो टी अल्फा टी बीटा, टी अल्फा प्लस टी बीटा होगी। तो 4 × 12 अपॉन 4 + 12 होगा, मतलब 48/16, मतलब ये 3 साल हो जाएंगे। मतलब आपको इफेक्टिव हाफ लाइफ मान लेनी है कि 3 साल की इफेक्टिव हाफ लाइफ है। अब देखो यहाँ पे क्या है, हियर अपने टाइम दिया है 12 इयर्स का, तो 12 इयर्स कितना हुआ, 4 हाफ लाइफ हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि एक हाफ लाइफ 3 साल का है, तो 12 इयर्स मतलब 4 हाफ लाइफ। तो हमको पता है, देखो 100% था, उसमें से एक हाफ लाइफ के बाद 50% हो जाएगा, दूसरी हाफ लाइफ के बाद वो 25% हो जाएगा, तीसरी हाफ लाइफ के बाद वो 12.5% हो जाएगा, और चौथी हाफ लाइफ के बाद वो 6.25% बाकी रहेगा। तो यहाँ पे भी जो आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी 6.25। समझ में आया कैसे किया मैंने। अगर अल्फा की वजह से और बीटा की वजह से, दोनों की वजह से अगर आपको हाफ लाइफ दिया हुआ है, तो इफेक्टिव हाफ लाइफ ढूंढने का तरीका पहले ऐसा करना पड़ेगा, टी अल्फा टी बीटा अपॉन टी अल्फा प्लस टी बीटा वाला फॉर्मूला लेके, एंड देन आपको फिर अपनी नेचुरल प्रोसीजर है वो फॉलो करनी है। अच्छा, इसको कैलकुलेशन किए बिना ऐसे ही ओरली सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। तो देखो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, अल्फा डीके का हाफ लाइफ दिया है 4 साल, मतलब एवरी 4 ईयर नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कितने हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे एवरी 4 ईयर। ठीक है, तो अपने टोटल टाइम कितना दिया है, 12 साल। तो देखो पहले 4 साल के बाद, ध्यान से सुनना, पहले 4 साल के बाद अल्फा पार्टिकल 50% हो गए, फिर दूसरे 4 साल के बाद वो 25% हो गए, तीसरे 4 साल के बाद मतलब टोटल 12 साल के बाद वो कितना हो गया, तो के 12.5% हो गए। लेकिन बीटा के लिए हाफ लाइफ कितनी है, 12 साल है। तो जब अल्फा पार्टिकल की वजह से अपना 12.5% ऑफ द टोटल मटेरियल बाकी होगा, उसी टाइम पे बीटा पार्टिकल की हाफ लाइफ वहां पे इफेक्ट करेगी,
तो मतलब 12th ईयर पे 2 बार हाफ करना पड़ेगा आपको। मतलब 25 का एक बार हाफ करोगे तो 12.5 मिलेगा, और एक बार और हाफ करोगे तो 6.25 मिलेगा। ये ओरल हुआ, लेकिन हम ओरल डिस्कशन अभी नहीं करेंगे। ये तरीका जो है वो सही तरीका है, बिलीव इट, प्रॉपरली इस पर्टिकुलर तरीके से काम करो, डेफिनेटली आंसर आएगा ही आएगा। समझ में आया ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है वो समझाने के लिए मैंने ये प्रॉब्लम यहाँ पे रखा हुआ है गाइस। चलो यहाँ पे एक और चीज है, देखो 1 mole of an element emitting alpha particle is placed in a vessel which stores them। ठीक है, देखो मेरे पास एक वेसल है, वेसल में मैंने एक रेडियो एक्टिव मटेरियल रखा हुआ है फॉर एग्जांपल ऐसे, और वो अल्फा पार्टिकल रिलीज करता है। और रिलीज कहाँ होता है, तो कि ये अल्फा पार्टिकल जहां बाहर निकलते हैं इस वेसल के अंदर स्टोर हो जाते हैं। हाफ लाइफ ऑफ द एलिमेंट दिया है, इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए मुझे हाफ लाइफ दिया है कितना, 5 आवर्स। तो यहां पे पूछा है कि हाउ लॉन्ग इट वुड टेक। ठीक है, ये एलिमेंट जो है पहले एक देख लो, इसको पहले यहाँ पे दिया हुआ, ये एक 1 मोल है। 1 मोल मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 न्यूक्लियाई होता है यहाँ पे। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, तो कितना टाइम लगेगा इतने अल्फा पार्टिकल को स्टोर होने के लिए। मतलब यहाँ पे हमको n की वैल्यू दे दी गई है 515 इंटू 10⁻23। शुरू में कितने थे, तो कि 6.023 सॉरी 6.023 इंटू 10⁻23। तो यहां से मुझे क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है कि शुरू में इतने थे 1 मोल जितने, तो कितने टाइम के बाद ये 4.515 इंटू 10⁻23 हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो हियर n बाय n जीरो करो, n बाय n जीरो करोगे तो 515 अपॉन 6.023। अगर आप इसका आंसर लेके आओगे ना तो ये आएगा 3/4, एंड 3/4 आएगा, दैट इज इंडिकेटिंग 75%। तो मतलब अनडिकेड पार्ट कितना आया, 75% पार्ट जो है वो यहाँ पे कितना है, अनडिकेड, मतलब अनडिकेड पार्ट n बाय n जीरो वो है 75%। अच्छा एक मिनट सॉरी, अनडिकेड नहीं, डीकेड पार्ट है ये, अनडिकेड नहीं डीकेड पार्ट है, क्योंकि वेसल में स्टोर हो जाता है ना, डीके होने के बाद स्टोर हो जाता है। तो 75% जो है वो डीके होके वेसल के अंदर स्टोर हो चुका है। तो 75% डीके होने के लिए कितना टाइम लगेगा, बोलो 75% डीके होने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो एक हाफ लाइफ में 50% डीके, और दूसरी हाफ लाइफ में दूसरा 25% डीके। तो मतलब 2 हाफ लाइफ के बाद क्या हो जाएगा, देयरफॉर टू डीके 75%, 2 हाफ लाइफ्स विल बी यूटिलाइज्ड। और इसकी वजह से जो टाइम मिलेगा, 2 हाफ लाइफ, एक हाफ लाइफ है 5 घंटे की, ठीक है ना, एक हाफ लाइफ कितनी है 5 घंटे की है, तो ये हो जाएगा 10 आवर्स हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी 10 आवर्स। इज दैट परफेक्टली अंडरस्टूड, कोई क्वेरी है? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द रिलेटिव आयोनाइजिंग पावर ऑफ अल्फा बीटा गामा। तो देखो एक छोटा सा चार्ट बना देता हूं, आयोनाइजिंग पावर और दूसरा है पेनिट्रेशन पावर। एक आयोनाइजिंग पावर है, दूसरा है पेनिट्रेशन पावर। ये अल्फा, बीटा और गामा। तो देखो आयोनाइजिंग पावर अल्फा का अगर मैं 10,000 लूं तो बीटा का 100 होगा और गामा का 1, और ये पूरा रिवर्स हो जाएगा 100 और 10,000। मतलब यहां से क्या पता चलता है कि अल्फा का आयोनाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होता है और गामा का आयोनाइजिंग पावर सबसे कम होता है। सिमिलरली पेनिट्रेशन पावर में गामा का पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होता है और अल्फा का कम होता है।
ये सब रेशियो है, मतलब ठीक है। मतलब अगर गामा का आयोनाइजिंग पावर आप 1 लो तो उससे 10,000 टाइम्स ज्यादा आयोनाइजिंग पावर होगा किसका, अल्फा का। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस टेबल। तो इस टेबल से आपको पता चल जाएगा रिलेटिव आयोनाइजिंग पावर में अल्फा का पावर सबसे ज्यादा होता है गाइस। ठीक है, समझ में आया इतना परफेक्टली? तो बस यहाँ पे आज अपना लेक्चर हम खत्म करते हैं। रेडियो एक्टिविटी के बारे में जितनी भी फंडामेंटल चीजें थी जो आपको जाननी जरूरी थी, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे कवर कर ली है। आई होप कि आपको मजा आया होगा। इसके जितने भी प्रॉब्लम्स अभी आपके पास है, आपके मटेरियल के पास है, उसके पीछे लग जाइए, सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। ये फॉर्मूला एप्लीकेशन आज आपने देखा है एक बार, अगर आज आपके दिमाग में बैठ चुका है ना, तो आज ही आज ये प्रॉब्लम सारे सॉल्व करोगे ना, तो क्या हो जाएगा, आपके कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं होगा फिर कि रेडियो एक्टिविटी का हो और वो आपको ना आए। एंड रिमेंबर, ये मोस्ट फेवरेट टॉपिक होता है एग्जामिनर का, जो पेपर में पूछना चाहता है। मेजोरिटी ऑफ द एग्जामिनर कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम के अंदर ये रेडियो एक्टिविटी के साथ डालेंगे। मतलब अगर उनको पूछना है कि ये चैप्टर में से कुछ पूछे, तो रेडियो एक्टिविटी इज द वन ऑफ द बेस्ट चॉइस टू क्रिएट अ क्वेश्चन फॉर देम, राइट? क्योंकि इसमें बहुत सारे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन मिल जाते हैं। आई होप कि ये पर्टिकुलर लेक्चर में सबको समझ में आया होगा। कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी ऐसा है, तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन, आप जानते हो। ठीक है, आई एम जस्ट साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय।